आफिया सिद्दीकी की रिहाई की चाबी वॉशिंगटन में या इस्लामाबाद में, वो बार बार कह रही थी मुझे इस जहन्नुम से निकालो। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक छुपा हुआ बाब। आफिया सिद्दीकी का नाम हमारी याददाश्तों से महू हो चुका है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दोबारा ज़हनों में घूमने लगा जब 20 साल बाद टेक्सास में फौजिया, जो कि इनकी बहन है, उन्होंने मुलाकात की। यानी अमेरिका में एक खातून कैदी जिसको 20 साल तक किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिलवाया गया। इससे बुरे हालात क्या हो सकते हैं? मुलाकात के अहवाल हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको बताते चलें कि आफिया सिद्दीकी है कौन और इनको अमेरिका ने क्यों कैद किया हुआ है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई। आफिया, जो कि मोहम्मद सिद्दीकी नाम के शख्स, जो कि इंग्लैंड से तरबियत याफ्ता डॉक्टर और स्मिथ से तरबियत याफ्ता डॉक्टर की 3 बच्चों में से एक थी। वो 1990 में एक तालिबे इल्म वीज़ा पर ह्यूस्टन में मुंतकिल हुई। वो 3 सेमेस्टर ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से करने के बाद स्कॉलरशिप पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंतकिल हो गई। आफिया सिद्दीकी को कब गिरफ्तार किया गया? और सवाल ये है, आखिर कैसे आफिया सिद्दीकी अमेरिका तक पहुंच गई? आफिया सिद्दीकी को कब गिरफ्तार किया गया? और सवाल ये भी है कि आखिर कैसे वो अमेरिका तक पहुंच गई? पाकिस्तान से अचानक गायब कैसे हो गई? इस सब का खुलासा करेंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने गुलशन इकबाल मेट्रो कैब में इनका घर 28 मार्च 2003 को छोड़ दिया। वो रावलपिंडी को परवास पकड़ने के लिए निकली, लेकिन हवाई अड्डे पर ही ना पहुंच पाई। जब ये ख़ानदान के 15 से 20 अफराद के साथ घर से बाहर तो आईं, लेकिन अगली सड़क पर 3 से 4 गाड़ियों में कुछ लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने इनको अगवा कर लिया। आफिया को एक गाड़ी में जबकि बच्चों को दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। पाकिस्तानी मुकामी अखबारात के मुताबिक एक औरत को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में तहवील में ले लिया गया। ये बयान था उस वक़्त के पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला के तर्जुमान की तरफ से। मीडिया पर इतला मिलते ही आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। कराची में एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से एक औरत को उठाया गया और पूछगछ के लिए एक नामुकाम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया, और जिसके बाद 1 साल तक कोई खबर, कोई अता पता नहीं था। जबकि 1 साल बाद पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से ये बयान जारी हुआ कि 2003 में आफिया को अमरीकी हुक्काम के हवाले कर दिया। यानी अचानक गायब होने वाली आफिया के घर पर तो कोहराम मच गया होगा। तो ये असल माजरा था कि कैसे इनको अमेरिका के हवाले किया गया। मगर उस वक्त भी किसी इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुनों ने अमेरिका के आफिया सिद्दीकी की इस गैर कानूनी मुंतकिली पर सवाल उठाने की हिम्मत तक न की। उनका अपना मुल्क पीछे हट गया। इसके बाद कौन जाने कहाँ गई आफिया, क्या हुआ उसके साथ, कई की आसराइयाँ हमने भी सुनी, और इस तरीके से इनका अमेरिका तक पहुंचना बहुत से सवालात खड़े कर देता है। अब अगर इल्ज़ाम की बात की जाए तो ये कहा गया कि अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के साथ वो मुलव्वस थी। यानी दहशतगर्दी का घिनौना इल्ज़ाम उनके सर था। मार्च 2003 में दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के अहम कमांडर और 9/11 हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने 3 बच्चों के हमरा कराची से लापता हो गई। इन पर इल्ज़ामात की बुनियाद उसी अलकायदा के मरकज़ी रहनुमा शेख खालिद के बयान पर पड़ी थी, और वहीं से अमेरिका के पास इनको कब्जे में रखने का जवाज़ आ गया था। आफिया सिद्दीकी की गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब अमेरिका ने 5 साल बाद यानी 2008 में इन्हें अफगान सूबे गजनी से गिरफ्तार करने का दावा किया था, और बिलाखिर 2010 में इन पर इक़दाम कत्ल की फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद 86 बरस की कैद सुना दी गई। जिस नाकर्दा जुर्म की बर्दाश्त में इन्हें कैद में रखा गया और कोर्ट्स में धकेला गया, और न जाने कितने मजालिम भी हुए, जिसका अंदाज़ा हम उनकी बहन से मुलाकात के अहवाल में बताएंगे। क्योंकि बात थी सुपर पावर की, इसलिए अपने हुक्मरान तो दूर की बात, आलमी सतह पर भी इंसानी हकूक़ों की तंजीमों के हाथ बंधे हुए थे। और अमरीकी FBI इस सारे मामले में वो हैसियत रखती है जब हम किसी को गलत साबित करने के पीछे अपनी सारी एफर्ट लगा देते हैं। इसी किस्म का कुछ किरदार अमरीकी FBI ने भी किया, और अमरीकी इदारों का इस सारे मामले में वो हैसियत थी कि जब हम किसी को गलत साबित करने के पीछे लग जाते हैं तो अपनी सारी एफर्ट लगा देते हैं। इस किस्म का किरदार ही उन्होंने उस वक्त में निभाया। इस तरह उन्होंने भी दहशतगर्दी में मुलव्वस का कोई इल्ज़ाम ना छोड़ा। खलीज गुआंतानामो में अमरीकी हिरासती मरकज़ के कैदियों की खुफिया फाइल से मिलने वाली मालूमात से साबित कर दिया कि आफिया सिद्दीकी ही गुनहगार हैं, वही मुजरिम हैं। उन मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट, गौर करें, पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। उन्होंने अमेरिका में धमाका खेज मवाद स्मगल करने की कोशिश की और अलकायदा को बायोलॉजिकल हथियार बनाकर देने की पेशकश भी की। ये था उन फाइलों में। नाज़रीन, हालात वाक़यात और फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा जाए तो शायद उनकी 2 अहम गलतियाँ थीं। वो ये कि वो पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट थी,
اور دوسری غلطی یہ کہ وہ عافیہ صدیقی پر مذہب کا غلبہ تھا، جس کا ثبوت امریکی یونیورسٹی میں ان کا اسکارف لینا تھا اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے بیانات تھے۔ یہاں پر ایک اور انکشاف کرتے چلیں کہ ایک نامعلوم شخص عافیہ صدیقی کی والدہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں دوبارہ تو خاموشی اختیار کر لیں۔ اب اس کے پیچھے کیا منطق ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر 20 سال بعد عافیہ کی بہن فوزیہ ان سے ملتی ہیں اور اس ملاقات کے احوال اتنے دردناک ہیں کہ کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو اپنی بہن عافیہ صدیقی سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے تک کی اجازت نہیں دی امریکی حکام نے۔ 20 سال بعد بھی اس ساری صورتحال کو اگر ہم اپنی حیثیت میں سوچیں تو یہ انسانیت کی کون سی مثال ہے؟ 2.5 گھنٹے کی یہ ملاقات جیل کے ایک کمرے میں ہوئی جس کے درمیان موٹا شیشہ لگا ہوا تھا، جس کو آر پار سے دونوں بہنوں کی ملاقات کروائی گئی، یعنی گلے تک نہ مل سکیں۔ عافیہ صدیقی نے سفید رنگ کا سکارف اور جیل کی خاکی لباس پہنا ہوا تھا۔ عافیہ صدیقی نے روزانہ اپنے اوپر ہونے والی اذیت کی تفصیلات بھی بتائیں، جبکہ انہیں اپنی والدہ کی وفات کا بھی علم نہیں تھا اور اس کے بارے میں وہ بار بار پوچھتی رہیں۔ عافیہ صدیقی نے اپنے بچوں سے متعلق بھی کئی سوالات کیے، جبکہ ڈاکٹر عافیہ کے سامنے کے دانت جیل میں تشدد کے باعث گر چکے ہیں اور انہیں سر میں لگنے والی چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی کافی مشکل درپیش ہے۔ وہ اس ساری ملاقات میں بار بار یہ کہتی رہیں کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کے ان کے پیچھے نہ جانے اور آواز نہ اٹھانے پر یہ حالات ہیں تو پیچھے میں کیا کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ، کون کون سے ظلم ڈھائے گئے ہوں گے۔ عافیہ صدیقی ایک سرمایہ تھی پاکستان کا، اس قوم کا، جن کو ہم سے چھین لیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ اسلام مخالفوں کے خلاف ایسا کیا کرتی یا پاکستان کی ترقی کے لیے ایسا کیا کر جاتی جو دنیا کو قابل قبول نہ تھا۔ میں حیران ہوں کہ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں اور ایک عافیہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس بہت سے قدرتی وسائل ہیں اور پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت اور باصلاحیت افواج بھی ہیں، لیکن بے سود عافیہ کی گرفتاری تمام مسلم ممالک کے چہرے پر تماچا ہے۔ اس ساری خوفناک اور دردناک کہانی میں ایک امید کی کرن یہ ہے کہ بات چیت کا راستہ کھل گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام آواز اٹھائیں اور حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ اقدامات کریں، عافیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ امریکی حکومت کے ساتھ اٹھائے تاکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مثال قائم ہو اور وہ اس چابی کا استعمال کریں جو یا تو واشنگٹن میں ہے یا پھر اسلام آباد میں ہے۔ اور یہ کرنے سے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مثال قائم ہوگی کہ وہ اپنی ریاست میں محفوظ ہیں۔ ولاگ کا اختتام کرتے ہیں، اپنی میزبانی کرام مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔